अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट के साथ आपके सामने हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट का नाम है द प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन है, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड used instead of a noun or noun phrase as a woman asked a man if he would help her against the boy that had insulted her. Here, he stands for the man, her for the woman, that for the boy, and her again for the woman. So, he, her and that are all pronouns. उर्दू में आपको बताता हूं कि प्रोनाउन वो वर्ड है जो कि किसी नाउन या नाउन फ्रेज की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। नाउन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि नाउन किसको कहते हैं, और नाउन फ्रेज क्या होती है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब आपको फ्रेज के बारे में बताऊंगा। अब यहां पे एक सेंटेंस आपके सामने आया है जिसमें कि एक औरत एक आदमी से कह रही है कि क्या वो उसकी हेल्प करेगा उस लड़के के खिलाफ जिसने उसकी इंसल्ट की। तो आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में कि ए वुमन आस्क्ड ए मैन इफ ही, तो ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? उस आदमी के लिए। वुड हेल्प हर, हर किसके लिए इस्तेमाल हुआ? उस औरत के लिए। अगेंस्ट द बॉय दैट हैड इंसल्टेड, दैट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? बॉय के लिए। इंसल्टेड हर, तो दोबारा हर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? उस औरत के लिए। तो लिहाजा ही, हर और दैट ये प्रोनाउंस हो गए, इसलिए कि ही जो है वो मैन के नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। हर जो है वो वुमन के नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है और 2 बार इस्तेमाल हुआ है। और दैट जो है वो बॉय के नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। अब आप ये देखिए कि जो नाउन में मैंने आपको मिसाल के तौर पे सेंटेंस सुनाया था, उसमें 13 वर्ड्स की एक स्पीच थी। और अब जो दोबारा ये जो अब आपको मैंने प्रोनाउन का जो एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, ये मेरे ख्याल से 17 वर्ड्स की एक स्पीच है। और इस स्पीच में दो किस्म के पार्ट्स जो हैं
वो आपके सामने क्लियर हो रहे हैं, एक नाउन और एक प्रोनाउन। अब इसमें बाकी के जो वर्ड्स हैं वो किन पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाते हैं वो आपको आगे जाके समझ आ जाएगा, जैसे जैसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे बढ़ते जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये सारा आपस में इंटर रिलेटेड काम है। जब तक आप इसको सीक्वेंस यानी तरतीब से तैयार नहीं करेंगे, आप इसको पिकअप नहीं कर पाएंगे। अब व्यूअर्स, चूंकि आप ये मेरे साथ लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं और आइल्स तो है ही लैंग्वेज का टेस्ट, तो लिहाजा एक किस्म से ये आप आइल्स की ही प्रेपरेशन कर रहे हैं मेरे साथ। इस वीडियो में मैं आपको आइल्स की जो रीडिंग स्किल का टेस्ट है, अब उसके बारे में बताने लगा हूं कि आप ये देखें, आइल्स के ऑफिशियल प्रैक्टिस मटेरियल में रीडिंग के लिए 3 पैसेजेस दी गए हैं। ये देखें, आपके सामने है पैसेज 1। ये देखें, इसका टाइटल है स्पाइडर सिल्क कट्स वेट ऑफ ब्रिजेस। क्या इस तरह के टॉपिक पे कभी हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सिलेबस में कोई प्रोडक्ट्स डाली गई हैं? कभी कोई चक्कर नहीं ऐसा। 20-20 साल एक ही मजमून चलते जाते हैं। मैंने आपको बताया है ना कि जब मैंने इंटरमीडिएट किया था ना, तो मैंने भी तब गुड बाय मिस्टर चिप्स पढ़ा था, इंटरमीडिएट पार्ट 2 में। और 2015 में मेरी स्टूडेंट भी पढ़ रही है। फिर आप इसका दूसरा रीडिंग पैसेज देखें, उसका नाम है रेवोल्यूशंस इन मैपिंग। ठीक है, और तीसरा जो रीडिंग पैसेज है वो है हिप्नोटिज्म। इज इट रियल और जस्ट ए सर्कस ट्रिक? ये देखिए, अब ये देखिए, इसमें एक बात आपको मैं और बता दूं कि ये जो तीनों पैसेजेस हैं, तीनों पैसेजेस आपने पैसेज 1 को आपने 20 मिनट के अंदर अंदर समझ लेना है और इसके 13 सवालों के आपने जवाब देने हैं। इसमें 20 मिनट में आपने इस पैसेज को समझना है और आप इसके 13 सवालों के जवाब देंगे। और जो रेवोल्यूशंस इन मैपिंग है, इसको भी आपने 20 मिनट में समझ लेना है और आप इसके 14 से 26 तक के सवालों के जवाब देंगे। और उसके बाद आपने ये जो तीसरा पैसेज है हिप्नोटिज्म के बारे में, वो भी आपने 20 मिनट के अंदर अंदर समझ लेना है और 27 से 40 तक के सवालों के जवाब आपने इसमें से देने हैं। अब जिसने ये पैसेजेस लिखे हैं उसने इसमें ग्रामर तो चले ठीक है, उसने जो ग्रामर के रूल्स हैं उनके तहत इस्तेमाल किए, उसमें उसने इडियम्स और फ्रेजेस का भी इस्तेमाल किया है, उसने प्रोवर्ब्स का भी इस्तेमाल किया होगा, उसने फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, और उसकी वोकैबुलरी
इसमें इनफॉर्मल भी हो सकती है, जो कि जनरल आम जगहों पे इस्तेमाल होती है, और अगर ये एकेडमिक फॉर्मेट है रीडिंग का तो डेफिनेटली वो इसमें फॉर्मल यानी कि लिटरेरी वोकैबुलरी इस्तेमाल करेगा। अब वोकैबुलरी जो है, अब आप पॉइंट ये नोट करें कि इस लेवल का टेस्ट वो कब लेते हैं इंग्लैंड में, यानी कब दुनिया के जो मुख्तलिफ मुल्कों के जो बच्चे हैं वो इस टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। आफ्टर 18 ईयर्स, यानी अपनी 13 साल की एकेडमिक तालीम मुकम्मल करने के बाद। 13 साल की उनकी जो सिलेबस की बुक्स हैं, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स हैं, वो उनको उनकी रीडिंग फॉर आइडियाज एंड रीडिंग फॉर मीनिंग्स करने के बाद वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, तब वो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जिधर कभी रीडिंग की ही नहीं गई, टेक्स्ट बुक को खोला ही नहीं जाता, पहले ही बता दिया जाता है कि आखिरी 1 महीना लगा लेना, क्रैमिंग कर लेना, पिछले 5 सालों के पेपर ले आना, रटा लगाओ इनको और दे दो, पेपर दे दो। तो वो जो 13 साल की किताबों की वोकैबुलरी आपको इन पैसेजेस में मिलनी है, वो आप कैसे समझेंगे, कहां से समझेंगे? तो आपको तो वर्ड्स के मतलब ही नहीं समझ आने, मतलब ही नहीं पता होने, तो आप आगे उसके जो उसने सवाल उनसे रेलेवेंट आगे बीच में पैसेज में से बनाए हुए हैं, आप क्या जवाब लिखेंगे वहां पे? आपको वर्ड के मीनिंग ही नहीं समझ आए, किसी एक लाइन में 2-3 वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं आपको समझ आए, तो आप उस लाइन को क्या एक्सप्लेन करेंगे? तो ये है भाई रीडिंग का टेस्ट। ये टेस्ट वो पहले स्कूलों में अपने तालीमी निजाम में 13 साल रीडिंग करवा के लेते हैं। और कौन सी रीडिंग करवाते हैं? जिसमें के बच्चों को वोकैबुलरी के मीनिंग समझाए जाते हैं, और फिर उस रीडिंग में क्या आइडिया दे रहा है राइटर, वो भी साथ उसको समझाते हैं कि किसी राइटिंग में से आपने राइटर का जो उसने आइडिया रखा हुआ है, जो अपना आइडिया वो प्रेजेंट कर रहा है आपको राइटिंग की शक्ल में, उसको कैसे आपने फॉलो करना है और समझना है आपने, और फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है आगे अपनी सेल्फ राइटिंग में। तो ये तो तरीकाकार आपको कहीं से नहीं, इसकी तो आपको कोई बैकअप या गाइडेंस या कुछ भी नहीं मिलना। इसका तो सरासर जो दारोमदार है वो आपको लैंग्वेज आने पे है। आपको लैंग्वेज आती होगी, ठीक है, आप वोकैबुलरी के मीनिंग समझते होंगे, तो जो वो आपसे पूछेगा, जिस पैसेज में से जो आपसे वो पूछेगा, आप उसको अपनी लैंग्वेज के जरिए वहां पे उसका आंसर लिख देंगे। चाहे वो आंसर जो है वो क्लोज्ड एंडेड हो या ओपन एंडेड हो। और इसके ऊपर मैं शॉर्ट्स बना चुका हूं कि ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये आप मेरे उस शॉर्ट में से समझ लीजिएगा। तो लिहाजा रीडिंग का भी आपको मैंने बता दिया है, और आईएलटीएस की राइटिंग का भी आपको मैं इससे पहले नाउन में बता चुका हूं कि वो किस तरह की राइटिंग आपसे वो करवाते हैं। आपको कुछ पता नहीं होना कि वो आपको किस टॉपिक पे लिखने के लिए कहेगा।
अगर तो आपने, हाँ ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा कि वो उस लेवल पे आपसे पूछेगा जाके जिस लेवल को आप पढ़ के आए हैं। ठीक है कि नहीं? उसे पता है कि वो आपसे आपकी 13 साल की लैंग्वेज की स्टडी का टेस्ट ले रहा है। वो आपसे आपकी एमफिल या पीएचडी लेवल की स्टडी का टेस्ट नहीं ले रहा। तो उनके यानी इंग्लैंड के वो जो असेसमेंट इम्तिहानी सिस्टम है, वो तो क्लास 9 में आपको, ओ लेवल में वो आपको बड़े से बड़े राइटर को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने जेफरी चौसर को आपको लगा दिया, विलियम शेक्सपियर को लगा दिया। कौन सा राइटर जो है जिसके बारे में वो आपको ओ लेवल के 2 सालों में पढ़ाते नहीं है? इसलिए कि वो हर 2 साल बाद जो उनका ओ लेवल का सिलेबस है, उसकी जो बुक्स हैं वो बदलते रहते हैं। वहां ये थोड़ी हो रहा है कि 25 साल से विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा पकड़ा हुआ है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और उसकी आत्मा रोल दिया पकड़ के। ऐसा नहीं है। तो रीडिंग आपके लिए बहुत अहम है, और यही रीडिंग आगे जाके कहां आती है मुझे बताएं? आपके अखबारों में आती है, न्यूज़पेपर्स में आती है, आपके मैगजीन्स में आती है। आप टाइम्स मैगजीन ले लें, ठीक है, आप न्यूज वीक ले लें मैगजीन, आप और इंग्लैंड के जर्नल्स ले लें, आप रीडर्स डाइजेस्ट ले लें, आप न्यूज़पेपर्स ले लें, वॉशिंगटन पोस्ट ले लें, हमारा अपना इधर लोकल का द डॉन ले लें, इंग्लैंड का कोई न्यूज़पेपर ले लें। ये सब आपकी स्कूलों में, प्राइमरी और सेकेंडरी में पढ़ी हुई वोकैबुलरी उनमें मौजूद है। वो आपके सामने दोबारा आएगी। सिर्फ फर्क ये है कि वो दोबारा आपके सामने टेक्स्ट बुक की शक्ल में नहीं आएगी, वो फिर आपके सामने न्यूज़पेपर की शक्ल में आएगी और मैगजीन्स की शक्ल में आएगी, या आपके सामने मुख्तलिफ जो इंटरनेट की साइट्स हैं उनके ऊपर जो कंटेंट्स पड़े हैं उन कंटेंट्स की शक्ल में आएगी। तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आपकी जो एकेडमिक स्टडी है वो की जाती है आगे प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए। तो भाई 25, 27, 28 साल जो हम देते हैं यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग में जाके या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में जाके देते हैं, वो आगे उसका इस्तेमाल कहां करना होता है? आगे बाकी के जो 35-40 साल हैं उसमें आपने अपने किसी बिजनेस में इस्तेमाल करना होता है, आपने अपनी किसी जॉब में इस्तेमाल करना होता है। तो ये मत समझें कि आपने अगर कोई फेक क्वालिफिकेशन ले ली है तो वो आप क्वालिफाइड हो गए हैं। असल इम्तिहान आपका यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद शुरू होना है प्रैक्टिकल लाइफ में, जहां पे जो कुछ आपको बोलना है आपने खुद से बोलना है, जो कुछ लिखना है खुद से लिखना है, जो कुछ पढ़ना है खुद से पढ़ना है। आई होप सो कि आप मेरा ये पॉइंट समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करूंगा। और सवाल कीजिए, सवाल उठाइए, इस बात से मत घबराइए कि आपका सवाल ठीक है या गलत है। आप सवाल करें, मेरा काम है आपको जवाब देना, मेरा काम है आपको करेक्ट करना। थैंक यू।